लोग एंडोक्राइन सिस्टम में थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। ये फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। थायराइड ग्लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। ये जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। कहाँ पर रहता है जी? ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। इट इज लोकेटेड ओवर हियर। तो कहाँ पर? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग के अपोजिट साइड है ना। एट द लेवल ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ट्रैकियल रिंग। ये दो लोब का ग्लैंड होता है, यानी इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा। अब बीच में एक इस साइड का लोब और इस साइड का लोब जो है एक स्थिमस से कनेक्टेड रहता है। ये ग्लैंड जो होता है हाईली वेस्कुलर होता है, मींस इट हैज रिच ब्लड सप्लाई। इट हैज वेरी वेरी रिच ब्लड सप्लाई। अगर इसका हम थोड़ा सा अप्लाइड अगर एनाटोमी देखेंगे तो इसका जो सर्जरी जो होता है ज़्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि इसमें हेमोस्टेसिस करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज रिच ब्लड सप्लाई। ठीक है। और ये जो ग्लैंड जो होता है दो टाइप्स के सेल्स से बना होता है, फॉलिकुलर सेल्स और दूसरा है पाराफॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल से जो हार्मोन जो सिंथेसाइज होता है वो ट्राईआइडोथायोनिन, जिसको हम T3 के नाम से जानते हैं, और दूसरा थायोक्सिन जो हम T4 के नाम से जानते हैं। तो T3 एंड T4 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। लेकिन पाराफॉलिकुलर सेल्स जो है वो थायरोकैल्सिटोनिन को भी सिक्रीट है। तो हम लोग को इस दोनों पर बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल पे जाना। तो अगर हम थायराइड हार्मोन की बात करते हैं तो ये जो हार्मोन का जो सिंथेसिस होता है थायरोग्लोबुलिन से होता है। ठीक है। थायरोग्लोबुलिन में प्रोटीन होता है जिसको टायरोसिन कहते हैं। आयोडीन के इनटेक के बाद से टायरोसिन से क्या प्रोड्यूस होगा? T3 एंड T4। T3 एंड T4 जो होता है दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, मीन्स T3 कैन बी कन्वर्टेड टू T4, T4 कैन बी कन्वर्टेड टू T3। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में जो होता है वो T4 होता है, यानी थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, ज़्यादा फिजियोलॉजिकली मतलब है कि अमाउंट उसका ज़्यादा प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम पोटेंसी की बात करते हैं, पोटेंट, तो T3 इज मोर पावरफुल देन T4, यानी T3 का जो पावर होगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T4। लेकिन दोनों में मतलब है कि दोनों काम करता है। अब आइए जब हम T3 T4 का जो लेवल जो हम देखते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट जो होता है ये हार्मोन जो है दीज आर बाउंड प्रोटीन, यानी प्रोटीन से बाउंड रहता है। और लिटिल अमाउंट जो होता है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म में यानी फ्री स्टेट में रहता है। तो जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन का जो एस्टिमेशन होता है, एक बाउंड होता है और दूसरा फ्री होता है। आपको दोनों चीज़ का पता करना होगा कि मेरा फ्री कितना है और कितना बाउंड टू प्रोटीन है। लेकिन जो फ्री स्टेट होता है, जो फ्री स्टेट में वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है। अगर फिजियोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन्स यूज अप हो गया तो उसकी जो भरपाई कहाँ से हो जाएगी? जो फिर आपका जो बाउंड से वो हार्मोन रिलीज कर देगा जो फ्री स्टेट में चला है। ठीक है। तो ये तो रहा T3 एंड T4 की बात। अब मेन जो है हम लोग इसका फंक्शंस देखेंगे। तो फंक्शंस आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। थायराइड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो T3 एंड T4 का है, ये हमारे जनरल डेवलपमेंट को, ग्रोथ को इफेक्ट करता है। ग्रोथ हार्मोन्स पर भी इसका इफेक्ट होता है। ग्रोथ हार्मोन्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, मतलब उसको पोटेंशिएट करता है, यानी उसको और उसकी एबिलिटी को बढ़ाता है। दूसरा मेटाबॉलिज्म पर इसका बहुत खास असर है, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करता है, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना। बॉडी का टेम्परेचर को एलिवेट करता है। ठीक है। इसके अलावा इसका कार्बोहाइड्रेट में पर भी इसका इफेक्ट होता है। प्रोटीन को सिंथेसिस पर भी इस पर इफेक्ट होता है। लिपोलाइसिस पर भी इफेक्ट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट में ये क्या करता है कि गट से ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब कराता है ना।
ये एक तरह का डायबिटोजेनिक हार्मोन इसको भी कहा जाता है, क्योंकि इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज। अब जहाँ तक इसकी जो डिजीज़ की बात होती है थायराइड ग्लैंड में, ये दो तरह का डिजीज़ होता है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हाइपो का मतलब हाइपोसिक्रीशन, यानी थायराइड की ग्लैंड में जो है T3 T4 हार्मोन्स की है, ये इसमें क्या हो गई, सिक्रीशंस में कमी आ गई, सिक्रीशंस में कमी आ गई। The level of T3 T4 will decrease, लेकिन at the same time TSH का लेवल क्या होगा कि बढ़ जाएगा। TSH, the level of TSH will increase while T3 and T4 decrease हो जाएगा। तो अगर इस केस में अगर ऐसा रहेगा तो the patient को क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स कि वो थायरॉयडिज्म का पेशेंट। अगर मान लीजिए दूसरा हाइपर सिक्रीशन उससे होगा, जैसे T3 T4 का ओवर सिक्रीशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T3 T4 का लेवल जो है बढ़ जाएगा और TSH का लेवल जो है घट जाएगा। अब इसका दोनों में सिम्टम्स क्या हो सकता है, दोनों में बहुत आप जानते हैं कि थायरोक्सिन या T3 T4 हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। अगर पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो उसका मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हार्ट रेट विल गो डाउन, द पेशेंट विल सफर फ्रॉम ब्रैडीकार्डिया, लो बॉडी टेम्परेचर, है ना, गेन ऑफ वेट गेन होगा, थोड़ा मेंटली मतलब है कि थोड़ा सा वीकनेस हो जाएगा, मतलब है कि थोड़ा सा इंटेलिजेंसिया में भी कुछ फर्क आता है ना। इसमें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में क्या होता है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रही है तो उसका क्या हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है। अच्छा, अगर बच्चा पैदा भी हो गया, दैट चाइल्ड कैन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी में भी इसका टेस्ट बहुत कराना बहुत ज़रूरी होता है, T3 T4 TSH का। ठीक है, थायराइड का पूरा प्रोफाइल आपको टेस्ट कराना पड़ता है प्रेगनेंसी में, बिकॉज ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। मोर नंबर ऑफ फीमेल्स सफ़र फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म देन मेल्स। ओके, तो अगर कोई भी ओवर वेट फीमेल्स आ रही है या थोड़ा सा आपको मतलब है कि लिथार्जिक टाइप की है तो उसका एस्टिमेशन कराना जरूरी है। अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म में ही दो केस आता है, एक क्रेटिनिज्म होता है और दूसरा होता है मिक्सोइडिज्म। तो एक क्या होगा कि क्रेटिनिज्म में बच्चे में होता है, अगर बच्चे में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्रेटिनिज्म कहेंगे। अगर एडल्ट लाइफ में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सोएडिमा कहेंगे, दैट इज नोन एज मिक्सोएडिमा। तो बच्चे में क्या होगा, ग्रोथ का फेलियर हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, इडियोटिक लुक्स होगा, उसका जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो ठीक से डेवलप नहीं करेगा, है ना। ये सब फीचर्स आता है क्रेटिनिज्म में। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम मिक्सोएडिमा देखेंगे तो मिक्सोएडिमा में क्या होगा, फेस स्वेलन होगा, बॉडी पूरा में स्वेलिंग आ जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट घट जाएगा, हार्ट रेट घटा रहेगा, बॉडी टेम्परेचर लो रहेगा, है ना। ये सब सारे फीचर जो है मिक्सोएडिमा में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में भी दो कंडीशंस होता है, बच्चे के कंडीशन को क्रेटिनिज्म कहते हैं और बड़े को मिक्सोएडिमा कहते हैं। अब ऐसा ही आइए, अब हम आपको अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की बात कर रहे हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स आपका जो है ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन हो रहा है T3 एंड T4। तो उसमें क्या होगा, T3 T4 का लेवल आपको ऊपर मिलेगा, इंक्रीज लेवल मिलेगा, एट द सेम टाइम TSH का लेवल जो है घटा हुआ मिलेगा। बहुत लोग आप क्लिनिक पे जाते हैं तो कोई T3 T4 TSH पूरा नहीं कराते, और TSH कोई लिखता है तो वो भी चलता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो पूरा कराना, पूरा प्रोफाइलिंग कराना चाहिए। TSH का एस्टिमेशन से भी पता चल सकता है, बट वी कैन नॉट कम टू अ क्लियर कट कंक्लूजन। इसमें क्या होगा, आप जानते हैं कि जब ओवर सिक्रीशन होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑब्वियसली जो है बढ़ जाता है।
जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, द पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम टैकीकार्डिया, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, स्वेटिंग, है ना, नर्वसनेस, लॉस ऑफ वेट, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ वेट होगा। ऑल दीज फीचर्स जो होगा हाइपोथायरॉयडिज्म में होगा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में भी एक क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज़ होता है। ग्रेव्स डिजीज़ कुछ नहीं होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के अलावा आपका अगर ग्लैंड्स में स्वेलिंग जो आ गया और बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स आ गया तो अब आप इसको क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। और एक आप लोग बीमारी जान लीजिए, ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है, ग्वाइटर इज ऑल्सो अ डिजीज ऑफ अ थायराइड ग्लैंड होता है, रिलेटेड टू हाइपरप्लेसिया ऑफ द थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड का हाइपरप्लेसिया हो जाता है, यानी नन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है, जिसके कारण जो होता है गर्दन में ज़्यादा सूजन बड़ा हो रहेगा, है ना। इस कंडीशन को हम ग्वाइटर कहते हैं। जनरली सब बोलते हैं कि कहा जाता है कि डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की कमी से भी होता है, बट ये कंडीशन में क्या होता है, नन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ से ग्वाइटर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद hypothyroidism or hyperthyroidism. It's a different entity. Okay, thyroid gland is an important endocrine gland that lies in the anterior part of the neck on either side of the trachea. हम तो जैसा पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, on either side of the trachea. और ये कहाँ पर रहता है, सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रैकियल रिंग के पास रहता है ना। It has दो लोब स्ट्रक्चर होता है और ये is connected by isthmus. जो है अगर हम आपको एक्सप्लेन करें इस तरह से इसका व्यू हो सकता है। दिस इज अ थायराइड ग्लैंड, है ना, ये जो हो गया isthmus हो गया, ठीक है। ये टू स्ट्रक्चर this gland is highly vascular and is composed of two types of cells. एक होता है follicular, दूसरा होता है parafollicular cells. Follicular cells जो है T3, T4 को सिंथेसाइज करता है, parafollicular cells जो है थायरोकैल्सिटोनिन को सिंथेसाइज करता है। थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस बता सकते हैं। These major hormones are synthesized from thyroglobulin which contains an important protein tyrosine. टायरोसिन को प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी प्रोटीन से जो है थायराइड हार्मोन्स बनता है, ठीक है। और इसमें आयोडीन का बेहद ज़रूरी, आयोडीन इज ए नेसेसरी एलिमेंट फॉर इट्स सिंथेसिस। T3, T4 को सिंथेसाइज इन कोलॉइड्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। तो अगर आपका पाराफॉलिकुलर सेल्स देखेंगे तो पाराफॉलिकुलर सेल्स में कोलॉइड रहता है, ये बीच के स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये कोलॉइड है ना। इसी कोलॉइड्स में फॉलिकुलर सेल्स के कोलॉइड्स में क्या रहता है, ये हार्मोन भरा हुआ रहता है। इन द कोलॉइड्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स दीज हार्मोन्स आर स्टोर्ड। स्टोर कहाँ पर होता है, कोलॉइड्स में होता है। इसको एकदम ध्यान में देख लीजिए, स्टोर्ड इन कोलॉइड्स। मोस्ट ऑफ देम आर बाउंड टू प्रोटीन व्हाइल लिटिल ऑफ इट इज इन फ्री। तो अगर टोटल थायराइड का स्टिमुलेशन होता है तो एक प्रोटीन बाउंड भी होता है और दूसरा फ्री स्टेट में रहता है। फ्री स्टेट में रहता है और फिजियोलॉजिकल एक्टिव रहता है, ठीक है। T4 का सिंथेसिस थोड़ा लार्ज अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू T3। और एक बात और हम बताना भूल गए हैं, ये देखिए एक ग्लैंड के अंदर ही एक और दूसरा ग्लैंड होता है जिसको हम पाराथायरॉइड ग्लैंड है ना। पाराथायरॉइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, लेकिन ये किसके अंदर रहता है, इट इज इम्बेडेड राइट विद इन द थायराइड ग्लैंड, मींस ये थायराइड ग्लैंड के अंदर ही रहता है। तो अगर मान लीजिए किसी को अगर थायराइड का ट्यूमर हो गया, somebody suffers from ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड या कैंसर्स, थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा कि रिमूव द इंटायर ग्लैंड। अब इंटायर ग्लैंड हटा दिया तो आपको तो बाहर से थायरोक्सिन देना पड़ेगा, उसका ग्लैंड है नहीं तो उसको हार्मोन्स को कहाँ से ये फुलफिल करने के लिए आपको थायरोक्सिन का टैबलेट्स फॉर्म में तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन
पैराथायरॉयड ग्लैंड देखना पड़ेगा। पैराथायरॉयड का मेन फंक्शन क्या है? मेंटेन्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। खून से कैल्शियम को लेता है, ब्लड में इसको नॉर्मल वैल्यू को रखता है ना। एज वी नो कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, अगर सिर्फ अगर थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव कर दिया, ओनली थायोक्सिन दिया और कैल्शियम का कुछ नहीं कुछ किया है ना, तो क्या होगा? तो पेशेंट विल डाई, पेशेंट मर जाएगा। या टू इवन गिव द सप्लीमेंट्स ऑफ कैल्शियम विद इट। ठीक है, तो जब भी थायरॉयड ग्लैंड की सर्जरी होती है, द पैराथायरॉयड इज आल्सो गॉन। अब हम जो दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड बता रहे हैं वो है एड्रिनल। इसको हम लोग सुप्रारेनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सुप्रारेनल और एड्रिनल एक ही होता है, यानी किडनी के ऊपर, इसीलिए नाम पड़ गया इसका एड्रिनल या सुप्रारेनल। मान लीजिए दिस इज अ किडनी, जो ग्लैंड है दिस इज योर एड्रिनल ग्लैंड, या इसको सुप्रारेनल ग्लैंड कहेंगे। दो किडनी होता है तो you have a pair of adrenal glands। ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। ठीक है, ये किडनी के ऊपर रहता है। इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम मेडुला कहते हैं। अंदर वाले को हम क्या कहेंगे जी? मेडुला। बाहर वाला जो है उसको कॉर्टेक्स कहेंगे। तो ये ग्लैंड्स भी जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स और अंदर मेडुला। तो जो कॉर्टिकल पार्ट्स हैं इसमें से मेजर हार्मोन्स जो रिलीज होता है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स एंड्रोजेंस। और जो अंदर का मेडुलरी पार्ट है उसमें से एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन रिलीज होता है। एड्रेनालिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉन एड्रेनालिन को हम नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ना, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से कंसर्न है ना। ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। ठीक है, ब्लड से कार्बोहाइड्रेट को अब्सॉर्ब करता है, ग्लाइकोजन को स्टोरेज को बढ़ाता है, एट सेम टाइम ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ाता है। तो दिस इज अ डायबिटोजेनिक हार्मोन। इसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम कॉर्टिसोल के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। तो ये ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, फैट के स्टोरेज में भी ये हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स है ना, स्टोरेज ऑफ फैट्स। ये तो मेजर हुआ एक फंक्शन इसके, लेकिन इसके अलावा जो इसका मेजर और फंक्शन है जैसे सोडियम एंड पोटाशियम बैलेंस से ये कंसर्न। तो आप देखिएगा कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, इसकी भी सोडियम पोटाशियम के बैलेंस से कंसर्न है और ये भी कंसर्न। तो ये सोडियम लेवल को एलिवेट करता है और पोटाशियम को डिप्लीट करता है। तो दिस कॉजेज सोडियम रिटेंशन। अगर इसका मेडिसिन में आप देखेंगे तो ये जनरली लोग इसको क्या कहते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे आपने नाम सुना होगा डेक्सामेथासोन, डिक्लामेथासोन, प्रेडनिसोलोन है ना, ऑल दीज आर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो बेसिकली ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनर्जी कंडीशन में भी यूज होता है ना। इसका इम्यूनिटी पर क्या होता है जी रोल? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मींस इट डिक्रीजेस द इन्फ्लेमेशन और एंटी एलर्जिक मतलब एलर्जिकल हिस्टामिन्स को भी क्या करता है? काउंटरैक्ट करता है। इसके कारण ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, लेकिन एट द सेम टाइम जो है ये इम्यूनिटी को डिप्रेस करता है ना। इट कॉजेज डिप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी, जिसके कारण अगर आप दवा लिया तो आपका इन्फ्लेमेशन तो सबसाइड कर जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन जो है वो सबसाइड नहीं करेगा। इन्फेक्शन विल कीप ऑन ग्रोइंग और ये समटाइम्स इट कैन प्रूव टू बी फेटल, ये मतलब खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए जो भी स्टेरॉइड्स है उसको समझ बूझ के लेना चाहिए और नहीं तो ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा इससे नुकसान भी साथ में हो सकता है। जैसे आप मार्केट में जाते होंगे तो आप जो क्वैक जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं?
स्टेरॉइड पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। स्टेरॉइड पर इसलिए जोर देते हैं तो उनको तो मतलब रिलीफ चाहिए, जो रिलीफ दे देगा लेकिन डिजीज़ को ख़त्म नहीं करेगा। लेकिन 5 दिन 7 दिन के बाद इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, पेशेंट कैन इवन सफर फ्रॉम सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया भी हो सकता है। इसीलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो स्टेरॉइड्स होता है इसका यूज़ बहुत जुडिशियसली होना चाहिए। अब दूसरा हम हार्मोन देखते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन। ये बेसिकली वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से कंसर्न है। इसका सेम फंक्शन है, सोडियम को क्या करेगा, एलिवेट करेगा और पोटाशियम को डिलीट करेगा, मींस पोटाशियम का एक्सक्रीशन पॉसिबल। ये ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन में पोटाशियम को क्या करेगा, सीक्रेट आउट करेगा, इससे पोटाशियम का लेवल कम होगा, सोडियम का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। ये सब कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नस्कोटिक का लॉन्ग यूज अगर आप ले रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो आपका बीपी भी बढ़ा। दूसरा लास्ट होता है एंड्रोजेंस होता है, जो जनरली टेस्टोस्टेरोन लाइक हार्मोन जो होता है ये भी सीक्रेट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस ना पेनिस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है। फीमेल्स में भी ये यूज़ मतलब है कि इसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लिबिडो को इंक्रीज करने में इसका यूज़ है। लेकिन अगर ओवर सिक्रीशन हो फीमेल्स अगर ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए एंड्रोजेंस का, तो क्या हो जाता है, विरिलिज्म वो कंडीशन इज नोन एज विरिलिज्म, मीन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फेड होने लगता है ना। डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैचेस, बियर्ड्स ये सब हो सकता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, विरिलिज्म। विरिलिज्म इज अ नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस इन हाई अमाउंट ऑफ फीमेल्स, विरिलिज्म, इसको ध्यान दीजिएगा। और दूसरा बात है मेडुलरी पार्ट। मेडुलरी पार्ट में जो हार्मोन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है होता है एड्रेनालिन, और दूसरा होता है नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन नाम सुना होगा पहले भी, इसको हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नॉर एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के नाम से जानते हैं। इसको जनरली 3F हार्मोन कहा जाता है, मींस फाइट, फ्लाइट एंड फ्लाइट। 3F स्टैंड्स फॉर फाइट, फ्लाइट एंड फ्लाइट। यानी जब भी इमरजेंसी कंडीशन में होता है ये हार्मोन रिलीज होता है, इससे क्या होता है, आदमी अपने आप को बचाने के लिए सोचता है। देखिए आप जब भी डर जाते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाएगा, है ना, आप डर जाइएगा, शोकिंग होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन। उस टाइम एड्रेनालिन इमरजेंसी केस में सीक्रेट होता है, ठीक है। लेकिन इसका दवा भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important emergency drug, ना, this is the most important emergency drug। जब इसको लिख लीजिए, this is the most important emergency drug, most important emergency drug। important क्यों लिखा, emergency drug एड्रेनालिन को, एड्रेनालिन का इंजेक्शन कोई भी आईसीयू में जाइएगा तो एड्रेनालिन एकदम रहना जरूरी है। अगर किसी का कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसको रिवाइव करने के लिए एड्रेनालिन एंड एट्रोपिन का इंजेक्शन यूज होता है ना। एड्रेनालिन का इंजेक्शन देके तब हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं, जिसको हम CPR कहते हैं, है ना। अब ऐसे ही सिर्फ CPR करने से पेशेंट को कुछ नहीं होगा। अगर किसी का कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो अगर आप उसको एड्रेनालिन और एट्रोपिन का इंजेक्शन दे दिया, जब जाके CPR कीजिएगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना। पेशेंट को एट द सेम टाइम कनेक्टेड को वेंटिलेटर भी रहता है, उसका CPR भी कर रहे हैं, एड्रेनालिन एट्रोपिन का इंजेक्शन भी उसको दे दिया है, तो उसका जो होता है पेशेंट रिवाइव कर जाता है। इसीलिए ये जो मेडिसिन जो होता है इमरजेंसी में यूज होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन ऑफ ICU, ठीक है। तो अब हम जैसा इसका ओवर सिक्रीशन का डिजीज का नाम बता देते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अगर ओवर सिक्रीशन होगा तो क्यूशिंग सिंड्रोम, वो बीमारी क्या होती है जी, क्यूशिंग सिंड्रोम, है ना, जिसके कारण क्या होता है, फैट्स का बॉडी पर डिपोजिशन हो जाता है, मसल में वीकनेस हो जाएगा, है ना, ओवरवेट हो जाएगा, ये सब कंडीशन होता है ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर डिक्रीज सिक्रीशन हो जाएगा तो उसको हम कौन सी बीमारी कहते हैं, एडिसन्स डिजीज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द एडिसन्स डिजीज।
एडिशन डिजीज कब होता है? जब आपको ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स की कमी के कारण जो बीमारी पैदा होती है उसको हम एडिशन डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होगा? फेस में स्वेलिंग हो जाएगा, मून लाइक फेस हो जाता है ना। तो ये सब बीमारी होती है ओवर सिक्रेशन से और डिक्रीज सिक्रेशन से। ये रहा आपका एडिशन ग्लैंड्स के बारे में।